हाउ टू चेक पोलिश वर्क परमिट। इसके अलावा कॉस्ट जो है वर्क परमिट की वो कैसे डिटरमिन होती है, वो कॉस्ट यहाँ पोलैंड में कितनी होती है और क्या प्रोसेस होता है वर्क परमिट इशू होने से लेकर आपके हाथ तक पहुँचने तक। कैसे चेक करें सैलरी जो वर्क परमिट पे लिखी है वो विदाउट टैक्स है या वो विद टैक्स है, और टैक्स कितना है और काटने के बाद आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी और हाउ मच यू विल सेव। अब बात करेंगे जी वीज़ा पॉलिसी पे। व्हाट इज़ वीज़ा पॉलिसी ऑफ पोलिश गवर्नमेंट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर शबीर अगेन फ्रॉम पोलैंड, और आज हम बात करेंगे जी पोलैंड के वर्क परमिट्स के बारे में। तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मज़े की बात ये है कि हर एजेंट जो है वो ये कह रहा है कि प्लीज़ डोंट लिसन एजेंट्स। तो वो खुद एजेंट है जो कह रहा है कि एजेंट्स की बात मत सुने, मैं आपको सही मशवरा दूंगा बिकॉज आई एम नॉट एजेंट, और वो खुद एजेंट होता है। तो मैं अपने बारे में क्लियर करता चलूं कि मेरी कंसल्टिंग कंपनी पिछले 8 साल से यूक्रेन में काम कर रही है, एंड मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप एजेंट्स की बात ना सुने। सब के सब बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं इस काम में। हर काम में बुरे लोग होते हैं, हर काम में अच्छे लोग भी होते हैं। इसी तरह इस काम में भी दोनों तरह के लोग हैं। तो बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी वसीले के वास्ते के आप तो दूसरे अपने कंट्री में दूसरे सिटी नहीं जा सकते, तो ये तो दूसरी कंट्री है, तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होती है। तो सो आई एम क्लियरली सेइंग आई एम अ कंसल्टेंट, आई हैव कंपनी। तो मैं आपको ये मशवरा और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा, बिकॉज आई अर्न ऑन दिस बिजनेस। और चलते हैं जी अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, तो अभी किसी जगह पे अंदर चल के मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत सारी बातें करनी है, कितनी किस्म के वर्क परमिट होते हैं, और मेन चीज़ वीज़ा क्यों नहीं लगता, और किन लोगों को ये अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंसल्टेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं होता कि वो आपको कुछ फ़ायदा, मतलब कुछ वीज़ा लग जाए तो ही फ़ायदा हो। कंसल्टेंट का फ़ायदा ये भी है कि वो आपके पैसे बचा ले। अगर आप इस या किसी स्पेसिफिक चीज़ के एलिजिबल नहीं हैं, या आपके डॉक्यूमेंट्स उस तरह के नहीं हैं, तो आप अपने पैसे ज़ाया करने से बच जाएं। ये भी एक कंसल्टेंट का फ़ायदा होता है। हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी इस फील्ड में लोग मैंने देखे हैं वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। बिकॉज कोई आ गया यहाँ पे किसी वीज़े पे तो वो कंसल्टेंट बन गया, एजेंट बन गया। कोई स्टूडेंट यहाँ रह रहा है तो वो एजेंट बन गया, जिसको और कुछ करने के लिए नहीं है तो वो एजेंट बन गया, और दे आर नॉट प्रोफेशनली डूइंग दिस। तो इसलिए बहुत फ़र्क होता है अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट एंड जस्ट जिसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, वो ये काम शुरू कर देता है यूरोप में। इट्स वेरी कॉमन। सो लेट्स गो। अभी मैं किसी अंदर चलता हूँ एंड वी विल टॉक। थैंक यू। गाड़ी में असल में डिस्टर्बेंस थी और बहुत ज़्यादा शोर था, तो अब अंदर चलते हैं। लेट्स गो और बात करते हैं ज़रा डिटेल में। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बिकॉज इसका हर टॉपिक जो है वो एक पूरी वीडियो मांगता है, बट लेट्स ट्राई करते हैं। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग, और आई होप आप लोगों को हेल्प होगी टू मेक सम डिसीजंस। चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी कॉस्ट पे। तो आपके हाथ में पहुंचते पहुंचते वर्क परमिट कैसे लाखों का हो जाता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप अच्छी तरह समझिए कि इस प्रोसेस में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं।
सबसे पहले पार्टी तो है जी गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, उसकी एक फीस है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वो डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती, वो किसी ना किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो लोगों को हायर करती है। और एक और पार्टी आ गई जी रिक्रूटिंग एजेंसी, उनकी भी फीस है, ज़ाहिर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम नहीं कर रहे। तो तीसरी पार्टी है जी वो कंपनी जो इस रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। जैसे हमारी कंपनी है, वी आर पार्टनरिंग विद रिक्रूटिंग एजेंसीज इन पोलैंड। तो पोलैंड की जो रिक्रूटिंग एजेंसी के जो पार्टनर हैं, दैट इज़ द थर्ड पार्टी। ये हो गई तीसरी पार्टी। ये भी बगैर अपनी फीस के या चार्जेस के तो काम नहीं करेगी। इसके बाद आता है जी फोर्थ पार्टी। फोर्थ पार्टी इज एजेंट्स हु आर इन योर कंट्री। इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, दैट इज़ द फोर्थ पार्टी। अब ये 4 पार्टीज तो हो गई। अब कॉस्ट जो है, जितनी ज़्यादा पार्टीज होंगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी। तो इसलिए जो है वो आपके पास पहुँचते पहुँचते, अगर तो ये 4 पार्टीज हैं, अगर 5 भी नहीं है, मज़ीद एजेंट के सब एजेंट्स जैसे होते हैं, तो 5वीं पार्टी हो गई। तो जितने ज़्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास पहुंचते पहुंचते इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जी कि कैसे पता चले कि आपकी सैलरी जो है वर्क परमिट पे जो लिखी हुई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये टैक्स के बगैर है या टैक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वर्क परमिट जो है इस पे 2 तरह से लिखी होती है जी। एक तो है पर मंथ, या तो लिखी होगी, या पर आवर। तो इसके साथ ब्रूटो और नेटो 2 वर्ड्स आपको समझने बहुत ज़रूरी है। ब्रूटो का मतलब है जी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर तो लिखा हुआ है इसके साथ ब्रूटो, तो इसका मतलब है कि ये जो सैलरी यहाँ पे लिखी गई है ये विदाउट टैक्स है, इससे अभी टैक्स मतलब माइनस नहीं हुआ, ये टैक्स माइनस हो के इससे कम ही आपको मिलेगी। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है समझनी। अगर नेटो लिखा है तो इसका मतलब है कि ये टैक्स ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है और ये आपको हाथ में मिलेगी। ब्रूटो और नेटो, आप इन 2 टर्म्स को ज़हन में रख लें और यहाँ पे ज़रूर चेक करें कि आपके वर्क परमिट पे क्या लिखा हुआ है, ब्रूटो है या नेटो है। अब बात करेंगे जी टैक्स जो है ये कैसे कैलकुलेट हो। अगर तो ब्रूटो लिखा है, इट मीन्स इसमें से टैक्स माइनस होगा, और ये कैलकुलेशन भी समझनी बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई से पोलैंड की जो गवर्नमेंट है इसने मिनिमम सैलरी जो सेट कर दी है, दैट इज़ 3600 ज़लोतीज़, और इससे कम आपको पोलैंड में कोई नहीं दे सकता, ऑफिशियली कोई हायर नहीं कर सकता। सो कीप दैट इन माइंड। तो अब आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ। तो लेट्स सपोज या मिनिमम जो यूजुअली जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 20 ज़लोतीज़ पर आवर से होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपने 10 घंटे रोज़ काम किया, इट मीन्स 200 ज़लोतीज़ यू विल गेट, और 10 दिनों के 2000, 20 दिनों के 4000, और मज़ीद 6 दिनों के, बिकॉज 4 दिन हम निकाल देंगे, दैट इज़ संडे हर वीक में से निकाल देंगे। तो 26 डेज़ बनते हैं। 26 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली जो ज़रूरत हैं ये इंडियन अप्रॉक्सीमेटली 1,03,000 समथिंग बनेगा, और दिस इज़ विदाउट टैक्स। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स कितना कटेगा और कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस एंड परसेंटेजेस। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कंपनी में ये डिफरेंटली डील होता है, बिकॉज कुछ कंपनीज सब कंट्रीब्यूशंस पे करती हैं, कुछ कम करती हैं। सो ये इट मे वेरी कंपनी टू कंपनी, बट ओवरऑल द कंट्रीब्यूशंस एंड टैक्सेस विल बी द सेम।
तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देयर आर सम कंट्रीब्यूशंस जो एम्प्लॉयर को पे करने होते हैं और देयर आर सम परसेंटेजेस एंड कंट्रीब्यूशंस जो काम करने वाले को पे करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेंशन एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, सिकनेस इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, लेबर फंड है और एम्प्लॉय गारंटीड बेनिफिट्स फंड है। तो इसमें जो काम करने वाले ने देने होते हैं दैट इज 11.26% प्लस 2.45%। तो अगर आप रफली भी लगाएं तो इट विल गो बिटवीन 15%। तो अगर आपकी सैलरी इंडियन 1,03,000 बन रही है तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट इन हैंड दैट इज 90,000 जो है वो आपके हाथ में आएगा। ये इज नॉट परफेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अगेन ऑन कंपनी। तो ये आपको मगर ये आपको जहन में रखना ज़रूरी है कि जो वर्क परमिट पे सैलरी लिखी है वो पूरी आपके हाथ में नहीं आएगी अगर वहाँ ब्रूटो लिखा है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और इसके अलावा आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं ये भी वहाँ लिखा होगा, ये भी ज़रूरी है देखना। और इसके अलावा कुछ कंपनीज जो है ओवर टाइम OT अलाउ करती हैं, कुछ अलाउ नहीं करती। ये भी आपको पहले तय करना ज़रूरी है कंपनी से जहाँ से आपने वर्क परमिट लेना है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एटलीस्ट आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं जी कि वीज़ा पॉलिसी क्या होती है। किसी गवर्नमेंट की वीज़ा पॉलिसी जो वर्क से रिलेटेड है वो क्या होती है। तो इसमें आप एक बात अच्छी तरह समझिए कि गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, वो कैसे ये चीज़ डिटरमिन करती हैं कि हमको कितने लोग चाहिए, हमें कितने लोगों को वीज़ा देना चाहिए, कितने लोगों को नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस काम के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं यूजुअली वो कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं अपने कंट्री में, जो कि सर्वेज करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में मैन पावर की शॉर्टेज है, किस रीजन में, किस इलाके में, किस शहर में, किस सूबे में, किस प्रोविंस में किन प्रोफेशंस की ज़्यादा ज़रूरत है और किन की कम ज़रूरत है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर एग्जांपल। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो कि किसी कंसल्टिंग कंपनी जो पोलैंड में है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बनाया है। ये इसमें फॉर एग्जांपल अब इसमें जो 82% शॉर्टेज एक प्रोविंस में है, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर उस प्रोविंस से हम वर्क परमिट लेंगे एक स्पेसिफिक प्रोफेशन का, तो ऑब्वियसली जो एम्बेसी है उसकी जो वीज़ा पॉलिसी है वो डायरेक्टली जो है इससे रिलेटेड होती है। तो वो देखेंगे कि इस रीजन में इस प्रोफेशन के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उनको वीज़ा देने के लिए प्रेफर करेंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है मतलब समझना कि वर्क परमिट किस एरिया से है, किस प्रोफेशन का है और उस एरिया में उस प्रोफेशन की कितनी डिमांड है। तो वीज़ा पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली इस बात पे जो है वो होती है कि उनके कंट्री में किस सूबे में किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये काम कंसल्टेंट्स का होता है, हमारा होता है कि हम वही वर्क परमिट उसी एरिया से, उसी रीजन से वर्क परमिट लें जहां उसकी बहुत शॉर्टेज है। तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है। तो यही डिफरेंस होता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एजेंट्स में और कंसल्टेंट में यही डिफरेंस होता है कि एजेंट के लिए वर्क परमिट इज जस्ट अ वर्क परमिट। उसको कोई पता नहीं कि ये वर्क परमिट किस रीजन से है, कहाँ से है, वहाँ इस चीज़ की डिमांड है भी या नहीं है, और वहाँ से अगर ये वर्क परमिट आएगा तो वीज़ा लगेगा, कितने % चांस है, उसको इस बात का कोई आइडिया नहीं, बिकॉज जो इसके पीछे साइंस है वो उसको पता नहीं होती। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि प्लीज़ आप जो है वो वर्क परमिट की ड्यूरेशन ज़रूर देखिए। 1 ईयर से वर्क परमिट आपने बिल्कुल नहीं लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ यूजलेस। जो सीजनल और 6 मंथ्स का वर्क परमिट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर वीज़ा लगने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सिर्फ लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म के वर्क परमिट्स हैं,
वो ही जो हैं वो सही हैं और उनके ऊपर ही वीज़ा लगने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म के लिए काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि वो लोग जो आएँ और कहीं और भाग जाएं चंद 1-2 महीने बाद या फ़ौरन ही भाग जाएं। तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और जो सीजनल वर्क हैं उनमें वैसे ही जो आजकल यहाँ पे यूक्रेन से लाखों लोग आ चुके हैं, उनको ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। ये जस्ट एक पैसे कमाने के लिए वर्क परमिट्स लोग इशू कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, डोंट वेस्ट योर मनी। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है वो किसी न किसी के अगर एक भी बंदे के काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात पोलैंड के वर्क परमिट्स के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, watch video till end and share it with others. And for any information you can always write me, message me, but please do not call me. I cannot take calls right away. So पहले मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा उसका। और अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, अपना लोकेशन बताइए और देन आई विल बी एबल टू आंसर यू। You can visit our website, वहाँ पे अगर आप 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो you can book a slot for 5 minutes, that is free of cost. If you want for more than 5 minutes, then it's for a price, because time is money. I hope you understand that. Thank you very much for watching this video.